फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने अब तक पढ़ा कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैच्योर होकर कहाँ पहुंचता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। और मीनवाइल जो स्पर्म है वो भी टेस्टिस से तैयार होकर कहाँ पहुंचते हैं, फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। और फाइनली फिर होती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कल जो हमने स्टेप्स किए थे उसमें सबसे पहला स्टेप है अराइवल ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स जो हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बने थे, अब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। और स्पर्म्स जो है उनकी जो स्पीड है हम देखें दैट इज 1.3 to 5 mm पर सेकेंड, इतना जो है डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं। किसका माइक ऑन है प्लीज, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ऐसा ना। दीक्षा अपना माइक बंद करो। ठीक है। स्पर्म्स जो है वो तैयार हो चुके हैं अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसी तरह से जो सेकेंडरी oocyte है जिसे हम फीमेल का गैमीट बोलते हैं वो भी तैयार होकर कहां पर आ गया है, एट द एम्पुला एंड isthmus junction of fallopian tube। ठीक है। और उधर स्पर्म्स जो है वो रेडी हो गए हैं। स्पर्म्स किस में है, 3 to 5 ml सेमाइनल फ्लूइड की फॉर्म में। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ये जो ग्राफियन फॉलिकल में से अभी हमने पढ़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल में से निकलकर बाहर आया है, इसका क्या होता है। तो सबसे पहले सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं। ये ओवरी में से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जो है अमाउंट बढ़ने की वजह से। और इस फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट सीलिया जो है वो इसे पहुंचा देते हैं कहां पर, एम्पुला एंड इस्थमस, इन दोनों के जंक्शन पर। तो यहां पर अब ये सेकेंडरी oocyte रहेगा। कब तक रहेगा, 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये सेकेंडरी oocyte यहीं पर रहेगा और वेट करेगा फॉर द अराइवल ऑफ स्पर्म्स। तो ये पहला स्टेप होता है सेकेंडरी oocyte का अराइव होना। कहां पर, एट जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड isthmus ऑफ fallopian ट्यूब। दोनों गैमीट्स के बनने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों गैमीट्स का अपनी अपनी जगह पर आ जाना। तो सबसे पहले ये सेकेंडरी oocyte है जो अपनी जगह पर आ गया है। अब सेकेंड स्टेप में होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब मेल जो है वो अपना सेमाइनल फ्लूइड वो इंसर्ट करेगा इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में सेमाइनल फ्लूइड, दिस इज वेजाइना, तो वेजाइना में सेमाइनल फ्लूइड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर क्या है, स्पर्म्स। हमने पढ़ा था कितने स्पर्म्स होते हैं एट ए टाइम, कितना स्पाइनल फ्लूइड होता है, 3 to 5 ml। और उसके अंदर स्पर्म्स कितने होते हैं, 200 to 30 मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है 3 से 5 ml के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस पार्ट इज सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजाइना के थ्रू अब धीरे धीरे जो ये स्पर्म्स हैं ये कहाँ पहुंचते हैं, इनटू द सर्विक्स। सर्विक्स से कहाँ जाएंगे, सर्विक्स से ये जाएंगे यूट्रस के अंदर। लेकिन सर्विक्स के अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पर
जो है म्यूकस टाइप सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। म्यूकस प्लग के बारे में हमने पढ़ा था, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है इन सिक्रीटरी फेज। तो अब ओव्यूलेशन तो हो चुकी है, तो ही सेकेंडरी oocyte यहाँ पर पड़ा है। तो ये फीमेल का जो यूट्रस है और सर्विक्स है, ये कौन सी स्टेज में है? ये है यूटियल फेज है, सिक्रीटरी फेज में। तो यहाँ पर ग्लैंड्स अपना वाटर और म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो ये सारे स्पर्म्स थे यहाँ सर्विक्स में, अब कैसे दिखेंगे हमें? इन द फॉर्म ऑफ अ कोएगुलम, मतलब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक साथ, एक कोएगुलम बना देंगे। दिस इज अ कोएगुलम। कोएगुलम का मतलब कि कोएगुलेट हो गए, मतलब सारे इकट्ठे एक साथ जुड़ गए। जो स्पर्म्स अलग अलग आए थे सीमन के अंदर, ये सभी अब इकट्ठे होकर एक साथ जुड़ गए हैं। कोएगुलम जो है अब सर्विक्स की सिक्रीशंस की वजह से इट गेट्स लिक्विफाइज। लिक्विफाइज मतलब अब ये फिर से डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने का फायदा क्या है? हमने पढ़ा था कि सीमन के अंदर होते हैं स्पर्म्स। हम क्या चाहते हैं? स्पर्म्स अलग हो जाएं और उसके अंदर जो हमने तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन पढ़ी थी जो सीमन बनाती है, कौन सी तीनों ग्लैंड्स? प्रोस्टेट, सेमाइनल एंड कूपर्स ग्लैंड। तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या कर रही थी? स्पर्म को फूड दे रही थी, कोई मॉइस्चर दे रही थी। अब इनकी जरूरत नहीं है, स्पर्म अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी फाइनल जगह पर पहुंच चुका है। इसीलिए उसको कोएगुलम से हटाकर स्पर्म को अलग और उसके लिक्विड्स को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है? स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। स्पर्म्स जो है ज्यादा तेजी से अब स्विम करेंगे। यस मैम, बात कह रहा है उसकी क्लास में डिस्कनेक्ट हो गई। थोड़ा सा लाउडली बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैम, भारत कह रहा है कि उसकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, कनेक्ट नहीं हो रही है। कनेक्ट नहीं हो रही भारत की? यस मैम। मैं तो क्लास में ही हूँ। अभी तो कनेक्टेड था। कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्डिंग क्लास में ही हूँ मैं। अगर बीच में वो आता है तो मैं उसको ज्वाइन करवा लूंगी। उसको बोलो ट्राई करता रहे। मैम क्लास में ही हूँ मैं। क्लास में हो फिर? मैम पहले हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो नहीं रही थी, अब तो हो अभी गई। तो मैंने ज्वाइन तो करवाया है भारत को। चलो ठीक है, चलें आगे। अगर किसी की बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो कीप ऑन ट्राइंग, आप ट्राई करते रहो। मेरे पास जब शो होगा मैं आपको एंटर करवा लूंगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप था कि सेकेंडरी oocyte जो है वो पहुंच जाता है एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। और सेकंड स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन। अब स्पर्म्स पहुंचेंगे कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। वेजाइना के थ्रू 3 to 5 ml जो है सीमन जो है वो डाल दिया जाता है और उसमें सबसे पहले सर्विक्स में आकर कोएगुलम बनता है, यानी कि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। और उसके बाद ये सारे स्पर्म्स जो वेजाइना की और सर्विक्स की सिक्रीशंस हैं उनकी वजह से सारे स्पर्म अलग हो जाते हैं और उनका लिक्विड अलग हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाता है सारा कोएगुलम। इससे क्या फायदा होता है? एक एक स्पर्म जिसके आसपास कोई लिक्विड था वो अब अलग हो गया, तो अब स्पर्म्स जो है वो फ्री हो गए हैं, वो आसानी से मूव कर सकते हैं, यानी कि उनकी मोटिलिटी अब बढ़ गई है। थर्ड स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन में, दैट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब क्योंकि स्पर्म्स की मोटिलिटी बढ़ गई है तो अब ये स्पर्म्स बहुत तेजी से मूव करेंगे। मैक्सिमम स्पीड जो है जो स्पर्म्स की है वो जो रिपोर्ट की गई है दैट इज 1.5 to 3 mm पर मिनट। मैंने शायद पहले वो सेकंड बताया था, वो उनकी मूवमेंट थी जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में थे, कुछ हद तक मूव कर सकते थे। लेकिन जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोएगुलम से अलग हो गए हैं तो इनकी जो स्पीड है अब ये रह जाती है। अब ये स्पर्म्स जो है कम से कम 24 घंटा जो है वो लगाएंगे कहां पर पहुंचने में? इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहां से। और मीनवाइल यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम फर्टिलाइजेशन, अब दोनों काम जो है एट अ टाइम एक साथ ही हो, तो इसीलिए हम फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हमेशा? इट कैरीज अ चांस फैक्टर। स्पर्म भी हेल्दी है, सेकेंडरी oocyte भी हेल्दी है, फीमेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल भी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती, कई लोगों को इनफर्टिलिटी। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में भी करेंगे, इनफर्टिलिटी के बारे में भी करेंगे
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑलवेज कैरी ए चांस फैक्टर। अब देखो कितना कुछ एक साथ चाहिए, क्या क्या, कि इसी टाइम पर ओवरी से सेकेंडरी oocyte भी निकले, क्योंकि ये तो सिर्फ 24 घंटे रहेगा, और उन्हीं 24 घंटे के अंदर यहाँ से हेल्दी स्पर्म्स भी स्विम करते हुए धीरे धीरे यहाँ फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे। अगर ये दोनों काम एक साथ होते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, स्पर्म्स जो है एक्टिवली मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी जो एक्टिव जो मूवमेंट है उसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो सक्सेसफुली कहाँ पहुंच जाते हैं? ये मूव करते हुए पहुंच गए इनटू द फेलोपियन ट्यूब। लेकिन अभी भी इनकी स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है। तो और स्पीड को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस और होता है, दैट इज कैपेसिटेशन, ताकि इनकी स्पीड और बढ़ जाए। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स जो है इसका साइट यानी कि कहां पर होता है? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपको मैंने कल भी बताया था, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म जो है वो कहां पर होती है? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नाम से लगता है कि स्पर्म्स की कैपेसिटेशन है तो शायद मेल में होगी, लेकिन नहीं, ये कहां पर होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स का साइट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। होता क्या है इसके अंदर? जो स्पर्म्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी जाती है टुवर्ड्स कैल्शियम आयंस, ताकि कैल्शियम आयंस आसानी से अंदर जो है वो एंटर कर सके। अब कैल्शियम आयंस के अंदर एंटर करते और बाहर की कोटिंग हट जाती है, इसकी वजह से स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो और तेजी से यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कितने स्पर्म्स होते हैं टोटल? 200 to 300 मिलियन जो वेजाइना में एंटर करते हैं यहाँ से, लेकिन सर्विक्स में आते आते बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, फ्यू हंड्रेड्स। कुछ एक ही स्पर्म्स जो हैं वो सक्सेसफुली कहाँ पहुंचते हैं? इनटू द फेलोपियन ट्यूब। बाकी के साथ क्या होता है? बाकी के जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के जो वेजाइना है और सर्विक्स है इसकी सिक्रीशन होती है एसिडिक। तो इस एसिडिक जो फ्लूइड है अंदर उसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, बाकी के स्पर्म्स के साथ क्या होता है? बाकी के जो स्पर्म्स हैं फीमेल के जो वेजाइना है और जो सारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब होता है निगलना और साइटोसिस मतलब सेल का प्रोसेस। सेल का ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल जो है किसी दूसरे सेल को निगल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सेल्स वेजाइना के अंदर होते हैं जो स्पर्म्स को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से कुछ एक 100 ऑफ स्पर्म्स ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुली कहाँ पहुंचते हैं? सेकेंडरी oocyte के पास में पहुंचते हैं। इन स्पर्म्स की मोटिलिटी अब इंक्रीज हो चुकी होती है। फिर होता है अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन का, फिफ्थ स्टेप, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स। कल इनको डिटेल में करेंगे, आज सिर्फ इवेंट्स के नाम और हम ये करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद सेकंड स्टेप जो है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन। फोर्थ स्टेप जो है इसके अंदर होगा, इसके बाद जो इसका सिक्स्थ स्टेप भी होगा, दैट इज केरियो। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स, ये क्वेश्चन जो है अलग से आपको पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डिस्क्राइब हाउ फर्टिलाइजेशन। आप अपने नोट्स के ऊपर इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेंगे।
हाउ फर्टिलाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जो है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये तीनों पॉइंट्स देने हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहले है एक्रोसोमल रिएक्शन। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ये जो है मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ जोना पेलुसिडा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये एक्चुअली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस तरह से आपका सेकेंडरी oocyte है। मैं इतना सा सेक्शन इसका ये कट करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, और ये इसके बाहर है सेल्स कोरोना रेडिएटा। लेबल करते हैं इन सबको। दिस इज कोरोना रेडिएटा, दिस इज जोना पेलुसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और यहाँ कहीं सेंटर में ये पड़ा है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। और ये आए थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म में से सक्सेसफुली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचे, ये आए उनमें से फाइनली एक ये वाला स्पर्म है फाइनली जो सक्सेसफुली सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट बना पाया। आपको मैंने ये बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक इजैकुलेशन के अंदर एक टाइम में सीमन के अंदर होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। उनमें से ये एक वो सक्सेसफुल है जिसने एंटर किया, और जैसे इसने एंटर किया अब ये सेकेंडरी oocyte जो हमने सारा ये बनाया था ये किस में बदल गया है, ओवम के अंदर। यानी कि अंदर जो इसके जो मियोसिस जो रुकी हुई थी वो मियोसिस पूरी हो गई, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना रेडिएटा के साथ कांटेक्ट में आया है। तो अब क्या हो रहा है, ये जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया हमारा फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम रिकॉल करें एक बार फिर से स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हमने बोला था एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम को मैंने आपको बताया था ये और कुछ नहीं होता, दिस इज द लाइसोसोम जो कि गोल्जी अपरेटस से बना है। और इस लाइसोसोम के अंदर हमने पढ़ा था क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमने इसमें पढ़े थे, फर्स्ट था हेल्यूरोनिडेज, सेकेंड हमने किया था कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और थर्ड हमने किया था जोना लाइसिन एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम जो इस स्पर्म का ये मैं हेड बना रही हूँ, स्पर्म के हेड में थे ये तीनों एंजाइम। ये हेड जो है ये बर्स्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि एक लाइसोसोम है। और लाइसोसोम क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, उस ब्लास्ट की वजह से ये तीनों एंजाइम और प्रोटीन्स रिलीज हो गए। क्या होता है रिलीज होके, सबसे पहला एंजाइम हेल्यूरोनिडेज। हेल्यूरोनिडेज क्या कर रहा है, एक्रोसोम और उसके बाहर के जितने भी केमिकल्स हैं और इस सेकेंडरी oocyte के बाहर जितने भी केमिकल्स हैं उन सबको रिमूव कर रहा है, ताकि एक रास्ता बन जाए स्पर्म के एंटर करने का। सभी स्पर्म्स के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन कोई एक ही सक्सेसफुली ऐसा कर पाएगा। दूसरा एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये कोरोना रेडिएटा जो लेयर है इसमें पेनिट्रेट यानी कि अंदर घुसने की कोशिश करने के लिए इसको कौन हेल्प कर रहा है,
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेट करने की कोशिश करवा रहा है इससे। और फाइनली अब मैं ये वाले सारे जो स्पर्म्स हैं इनको रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ एक ये सक्सेसफुल स्पर्म दिखाएंगे कैसे जाएगा अंदर। तो ये सक्सेसफुल वाला स्पर्म अब कहां पर पहुंच गया है, सेकंड स्टेप में जोना पेलुसिडा लेयर तक। ये जोना पेलुसिडा है। अब जोना पेलुसिडा के साथ जाकर अगला जोना लाइसिन एंजाइम। लाइसिन का मतलब क्या होता है, लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये इसने जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ दिया है। एक्चुअली ये पूरा तो नहीं तोड़ पाएगा, कुछ हिस्सा इसका जो है वो निकल जाता है जहां से इसने एंटर करना है वहां से। बाकी जोनो पेलुसिडा एज इट इज यहीं पर ही रहेगी। तो ये स्पर्म जहां से जोना पेलुसिडा से कांटेक्ट में आया है, ये यहाँ से जोना पेलुसिडा भी टूट गई। तो फाइनली ये स्पर्म अब कहाँ चला गया है, किससे कांटेक्ट में आएगा, ये अंदर को आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो अपने सारे एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा और उसकी वजह से सक्सेसफुली वो एंटर करेगा। सेकंड स्टेप देखिए क्या है, सेकंड स्टेप है इस प्रोसेस में, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे ही ये स्पर्म अटैच हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये जो मैंने ब्राउन कलर की बनाई है, तो साथ के साथ ही क्या हो गया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब ये अब हार्ड हो जाती है। ये अब इतनी हार्ड हो गई है, इसके एंटर होते ही ये हार्ड हो जाती है ताकि पॉलीस्पर्मी नहीं हो सके। पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी मतलब अब यहाँ पर मैंने तो आपको एक स्पर्म दिखाया है, लेकिन कई सारे स्पर्म्स ऐसे हैं जो कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं अंदर एंटर करने की। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमें कितना स्पर्म चाहिए, ओनली वन स्पर्म। जब एक स्पर्म सक्सेसफुली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाएगा, तो बाकी स्पर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए, बाकी स्पर्म्स की एंट्री को हम क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी। एक साथ एक से ज्यादा स्पर्म्स का एंटर होना, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए बाकी स्पर्म्स की एंट्री को रोकने के लिए कि बाय चांस वो कोरोना रेडिएटा को भी क्रॉस कर गए, जोना पेलुसिडा को भी तोड़कर अंदर आ गए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। अब ये हार्ड हो गई है, अब इसमें यही एक जो स्पर्म था, जैसे ही ये इसमें एंटर होगा, इसके अलावा अब कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये एक स्पर्म ही सक्सेसफुली अंदर एंटर करेगा। अब स्पर्म किससे कांटेक्ट में आ रहा है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, जो इमीडिएटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कांटेक्ट में स्पर्म आता है, वैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये भी हार्ड होकर यहाँ पर एक और मोटी लेयर बना देंगे, ताकि और स्पर्म्स, बाय चांस अगर कोई स्पर्म जो है अभी भी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करके अंदर आ भी गया है, तो भी उसको सेल के अंदर यानी कि ओवम के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो दो प्रोसेसेस हैं टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, एक से ज्यादा स्पर्म का एंटर करना। और इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल क्या हमारे पास तरीके हैं, फर्स्ट है डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेकंड है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन यानी कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का थिक या हार्ड हो जाना, जिसकी वजह से और स्पर्म्स एंटर नहीं हो सकते। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, कॉर्टिकल रिएक्शन। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार फिर से मैं आपको सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन में
प्रोसेस क्या है मैम? यस यस मैम डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? डीपोलराइजेशन मतलब उसके चार्जेस हट जाते हैं। ये तो फिजिक्स की बात है, पता होनी चाहिए आपको। चलो मैं जब रिकॉर्डिंग बंद कर नहीं मैम, बायो में, बाद में डाउट बायो पूछना, का पहले मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंडरी oocyte का पहुंच जाना कहां पर, एम्पुला और isthmus के जंक्शन पर। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा है इंसेमिनेशन, यानी कि मेल अपना सेमाइनल फ्लूइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर डालता है, जहां पर जो स्पर्म्स हैं वो अब मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 200 to 300 मिलियन में से कुछ एक स्पर्म्स ही पहुंचते हैं, क्योंकि सर्विक्स में जाकर पहले ये सारे स्पर्म्स का बन जाता है कोआगुलम, ये इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनकी सिक्रीशंस हट जाती है और सभी स्पर्म्स जो है वो फ्री हो जाते हैं और इनकी मूवमेंट अब पहले से भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। मूवमेंट फास्ट होने के और तेज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कैल्शियम आयंस की परमेबिलिटी बढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर की जो सिक्रीशंस है उनको हटा दिया जाता है और अब स्पर्म्स पहले से भी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए पहुंचते हैं। फिर आते हैं फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स। फिजिकल और केमिकल इवेंट्स में सबसे पहले है एक्रोसोमल रिएक्शन। स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो सबसे पहले जो है कांटेक्ट में आता है कोरोना रेडिएटा के, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है उसको अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज और जोनालाइसोल एंजाइम तीनों किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्रोसोम के अंदर ही। जैसे ये तीनों एंजाइम खत्म होते हैं तो ये देखो स्पर्म का हेड भी ब्लास्ट हो गया, ये मैंने हेड बनाया था, अब हेड ब्लास्ट हो गया है और दोनों लेयर्स को क्रॉस करके अब कहां पर पहुंचा स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पर दो ऑपोजिट चार्जेस का होना, एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे वो चीज क्या है, पोलराइज्ड। तो डीपोलराइजेशन मतलब इनके चार्जेस का खत्म हो जाना। तो अब ये हार्ड होकर मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड हो चुकी है, इसमें एक स्पर्म ऑलरेडी एंटर कर चुका है, बाकी स्पर्म अगर कोशिश भी करें यहाँ तक पहुंचेंगे भी तो भी ये एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फिनोमिना है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। उसके बाद आगे ये कांटेक्ट में आएगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी हार्ड हो जाएंगे और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है हार्ड होकर ये भी क्या करेंगे और स्पर्म्स की एंट्री को रोकेंगे। तो फाइनली अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म, पूरा स्पर्म भी अंदर एंटर नहीं होता, उसका टेल बॉडी सब वहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये एंटर करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अभी ओवम बन चुका है, तो ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर होता है और ये ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। ये ओवम का न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों मिल गए तो फाइनली एक ही न्यूक्लियस इन्होंने बना दिया और वो न्यूक्लियस क्या है, जाइगोट का। तो इस तरह से होती है ये फर्टिलाइजेशन। दोनों के न्यूक्लियस मिल गए तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, सिक्स स्टेप, दैट इज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में कैरियन क्या है, कैरियन है न्यूक्लियस एंड गैमी मींस परमानेंट फ्यूजन। अब दोनों के न्यूक्लियस परमानेंटली एक साथ हो गए और ये क्या बन गया है, एक जायगोट, और ये हो गई फर्टिलाइजेशन। अब ये जायगोट कैसे एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखेगा ये हम आगे करेंगे। हाँ जी, अभी कोई डाउट?